नमस्कार दोस्तों। इस साल कुछ ऐसा हो रहा है जो मैंने नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ टाइम में ऐसा हो सकता है। और इसके बारे में मैंने सबसे पहले पढ़ा था रे डालियो की बुक चेंजिंग द वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। दुनिया क्रिएट करना चाह रही है एक नई करेंसी और इसका इम्पैक्ट आएगा सारे एसेट क्लासेस पे, चाहे वो स्टॉक्स हो, प्रॉपर्टीज हो, क्रिप्टोज हो और कोई भी एसेट क्लास। ये वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा है लेकिन 15 अगस्त आ रहा है और मैं भी इंडिया से उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप करते हैं, तो मैं इस टॉपिक पे कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि ये सुन के मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ और चाहता हूँ कि आप भी इसको आराम से देखें और इन्जॉय करें। पहले थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। आपने क्या G7 समिट के बारे में सुना है? इसके अंदर होती हैं दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्रीज जो इकट्ठा होती हैं और बात करती हैं और डिस्कस करती है कि दुनिया पे राज कैसे करें। और इन 7 कंट्रीज की इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज हैं। ये कंट्रीज हैं कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, यूके, यूएस। इसको ऐसे समझो कि हर कॉलेज में एक ग्रुप होता है जो होता है सबसे कूल ग्रुप और हर कोई उसका हिस्सा बनना चाहता है, पर क्योंकि हर कोई इस ग्रुप का हिस्सा बन नहीं पाता तो उसके लिए फिर एक और क्लब बनता है, उसको कहते हैं ब्रिक समिट। इसको हमारी मार्केट की भाषा में कहेंगे जैसे निफ्टी 50 होता है टॉप स्टॉक्स का क्लब और निफ्टी नेक्स्ट 50 होता है अगले 50 स्टॉक्स का क्लब। अब ब्रिक्स के मेंबर कौन कौन है? ब्रिक्स के मेंबर हैं ब्राजील, चाइना, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका। ये सब रिप्रेजेंट करती हैं दुनिया की टॉप डेवलपिंग कंट्रीज। और दोस्तों जून 2022 में ये सारी कंट्रीज मिली और इनकी बात हुई 14th एनुअल समिट में। इसका मुद्दा था नई मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का और इस वजह से हम जल्द देख सकते हैं दुनिया की एक नई वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। पर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी चैलेंज करना दुनिया की ऑलरेडी सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी को, वो है यूएस डॉलर। अगर आप कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, डॉलर को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करो और मेरे वीडियो को देखो, सब समझ में आएगा। इसको थोड़ा ऐसे समझो, ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है उन कंट्रीज को जो वर्ल्ड की 31.5 जीडीपी को कवर करती हैं। और अगर ईरान और अर्जेंटीना जो ब्रिक्स ज्वाइन करने के प्रोसेस में हैं उसको और ज्वाइन कर लेते हैं तो इसका कंट्रोल हो जाएगा वर्ल्ड की जीडीपी का 33%। तो दोस्तों वो बेसिकली हो गया सारा सामान जो ये पूरी दुनिया बनाती है। अब आप बोलेंगे कि डॉलर में काम करने में प्रॉब्लम क्या है, फर्क क्या पड़ता है? उसके लिए क्योंकि अभी टाइम मशीन नहीं बनी है तो मैं आपको लेके चलता हूँ 1944 में, जब यूएस ने किया था एक अग्रीमेंट। उसका नाम था ब्रेटन वुड्स अग्रीमेंट। उस अग्रीमेंट के हिसाब से डॉलर बना था वर्ल्ड की टॉप रिजर्व करेंसी। इस अग्रीमेंट के अंदर यूएस ने डील की थी सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के साथ। और क्या डील की थी? वो डील ये थी कि जो भी दुनिया में ऑयल खरीदेगा वो यूएस डॉलर में ही खरीदेगा। और वही देखा हमने इस साल। यूएस डॉलर प्रिंट करने की कॉस्ट आई हाई इन्फ्लेशन 40 साल की, जो थी जून में 9.1%। क्योंकि दोस्तों जब भी यूएस बेहिसाब डॉलर प्रिंट करता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे आता है। देखो उसकी एक सप्लाई प्रॉब्लम भी थी जिसे हम कह सकते हैं सप्लाई चेन इशू, लेकिन वो ही एक प्रॉब्लम नहीं थी, उसके साथ एक और प्रॉब्लम थी, वो थी ग्लोबलाइजेशन। देखिए अब दुनिया के कई इकोनॉमिस्ट ये बात करने लगे हैं कि अब साइन आ गया है कि अब ये साइकिल बदलने वाला है और दुनिया को मिलेगी एक नई रिजर्व करेंसी। क्या वो इंडिया हो सकता है? चिंता मत करो, हम जल्दी बात करेंगे इस टॉपिक पे भी। जुलाई का महीना निफ्टी के लिए सबसे अच्छा महीना रहा नवंबर 2021 के बाद, जबकि डेटा आया कि और यूएस ने बोला कि वो टेक्निकली रिसेशन में एंटर कर चुका है और उसको डिफेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने अब बोला कि रियल रिसेशन तब आता है जब रियल जीडीपी, रियल इनकम, एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और होलसेल डेटा सब गिरता है लंबे समय तक के लिए। मगर जो हमने अपने वीडियो क्या रिसेशन डरा सकता है इंडिया की ग्रोथ को में डिस्कस किया था कि इसके अंदर 3 ऑलरेडी डाउन है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिएगा।
मगर अब जो ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च कह रही है वो तो सुनिए, वो कहती है 5 में से 3 का डाउन होना तो बहुत ही नॉर्मल बात है। खैर, इसमें पढ़ के क्या मिलना है कि हम क्या बोलते हैं और वो क्या बोलते हैं, उनके हिसाब से तो सब ठीक है। चलो हम तो आते हैं अपने टॉपिक पे। यूएस की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी है। कब से? 1871 से, मतलब 1871 से। मगर अब जो एस्टिमेट आ रही हैं वो बताते हैं कि चाइना यूएस को सरपास करेगा, टॉप इकोनॉमी बनेगा 2030 में। और उसका सबसे बड़ा असर आएगा दोस्तों यूएस के डॉलर प्राइस पर। उसकी वजह ग्लोबलाइजेशन भी रहेगी। और अब चाइना ने ताइवान के साथ वॉर का एग्रेशन तो बढ़ा ही दिया है, उसका भी बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा क्योंकि यूएस सपोर्ट करेगा ताइवान को। थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन को भी समझते हैं। क्या होती है ग्लोबलाइजेशन? होती है 2 कंट्रीज का ट्रेड, उनके एक दूसरे की रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। देखो दोस्तों, हर चीज़ के नुकसान और मुनाफे दोनों होते हैं। तो मुनाफा तो इसके साथ ये है कि हमको वो मिलता है जो हमारे पास नहीं है और हमारी ज़रूरत है। और उसकी वही एक वजह है कि वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्लोबल ट्रेड टच करेगा 104 ट्रिलियन डॉलर इस साल के आखिर तक। और नुकसान ये है दोस्तों कि कुछ कंट्रीज डिपेंडेंट हो जाती है एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा रेगुलर सप्लाई के लिए। और जब भी उनके अंदर किसी तरह का डिस्प्यूट आता है तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। एग्जाम्पल ले लें, जर्मनी जो है 34% सप्लाई एनर्जी की लेता है रशिया से। रशिया ने अटैक किया यूक्रेन को और जर्मनी ने सपोर्ट किया यूक्रेन को, तो उससे उन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट से पूरा दोनों की इकोनॉमी पे बहुत मेजर इम्पैक्ट आया। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों ले लो 2020 का। 2020 में क्या हुआ? 2020 में दुनिया ने रियलाइज किया कि वो कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर अपनी सप्लाईज के लिए। और इन सारी कंट्रीज ने रियलाइज किया यूक्रेन रशिया वॉर के ऊपर कि यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट रहना कितना ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि यूएस दबा सकता है इनको अपनी करेंसी की ताकत से। जैसे उसने रातों रात रशिया को हर चीज़ से बैन कर दिया, उसके फॉरेन रिजर्व से, स्विफ्ट ट्रांजैक्शन से, इंटरनेशनल बैंकिंग से, आईएमएफ की हेल्प से, सबसे रातों रात बाहर कर दिया। तो यूएस हो गया पंचायत का मुखिया और उसने रशिया को बोला तुमने लड़ाई की, तुम्हें मिलेगा गांव से निकाला। मगर दोस्तों, डेटा बताता है कि पिछले 3-4 साल में ग्लोबलाइजेशन थोड़ी कम हुई है। अगर ये डिस्कशन हम किसी इकोनॉमिस्ट से करें तो ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक बन जाता है, लेकिन हम तो आपस में बात कर रहे हैं और डिबेट में नहीं जाएंगे। अब इन सब हालातों ने ये इन देशों को रियलाइज़ करा दिया है कि ये लॉन्ग टर्म में डिपेंडेंट नहीं रह सकते इन डेवलप कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ पे, क्योंकि ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं ये मदद कर रही हैं अपनी कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को डेवलप करने में ही। अगर आप समझे मेरा मतलब। अच्छा मेरे सारे क्रिप्टो चैम्प्स, अब वो तुम कहोगे कि अब हमारा समय आ गया है, अब हम बनेंगे रातों रात करोड़पति। दोस्तों, ये वीडियो या ये हालात या सिचुएशन क्रिप्टो के बारे में नहीं है। हर देश भी यही चाहता है कि उसकी करेंसी बने एक वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी, और इंडिया भी इस ऑप्शन को इवैल्यूएट तो ज़रूर कर रहा है। इसमें थोड़ा सा डेटा को और देखते हैं। सारी वर्ल्ड की ब्रिक कंट्रीज मिलके बनाती हैं वर्ल्ड का ऑयल 26%। आयरन ओर की सप्लाई जो है वो है 50%। और अगर कॉर्न की सप्लाई को देखा जाए, जिसे हम मानते हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी फूड क्रॉप, वो बैठती है दोस्तों 40%। और गेहूं वीट जो है वो बैठती है 46%। क्यों? आया सुन के मजा? इनफैक्ट हमारे अंकल पावल भी बोल चुके हैं कि दुनिया में एक से ज़्यादा रिजर्व करेंसी होना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब आप यहाँ तक आ गए हो तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया कैसे बन सकता है वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी। देखो, एक बात तो है, इंडिया का रिश्ता जो है यूएस से है बहुत अच्छा, और चाइना से भी बहुत अच्छा, और रशिया के साथ भी बहुत अच्छा, उससे ट्रेड भी बहुत अच्छा करता है। तो वो जाएगा इन देशों के पास और कह सकता है कि मैं बनता हूँ आपकी रिजर्व करेंसी, और करो बिना डरे मेरी करेंसी में ट्रेड, फुल सपोर्ट मिलेगा। आपस में मत करो डायरेक्टली। उसमें एक चीज़ और हो सकती है कि ये ब्रिक कंट्रीज लॉन्च करें एक नई करेंसी, उसका बिल पास होने तक इंडिया की करेंसी को, रुपी को बनाया जाए एक रिजर्व करेंसी, जब तक वो करेंसी डेवलप नहीं हो जाती।
तो आप कमेंट्स में बताइएगा क्या लगता है आपको, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी तो समय बताएगा। ऑल दो डॉलर अभी तो पूरे मजे में है। डिक्सी इंडेक्स 20 ईयर हाई पे चल रहा है। वो हमने डिस्कस किया था अपने वीडियो INR US का रिश्ता मार्केट के साथ में, वो भी देख लेना, थोड़ा बहुत उसको भी समझ लेना। तो दोस्तों अगर ये सारी कंट्रीज मिलके किसी भी करेंसी को करती हैं सपोर्ट, तो वो हिला देगा पूरी डॉलर की फाउंडेशन को। पर दोस्तों ऐसा हमेशा रहेगा नहीं। डेटा बताता है कि डॉलर की जो इन्फ्लुएंस है वो गिर रही है कंसिस्टेंटली। 1999 में वर्ल्ड रिजर्व थे 70% US डॉलर में, आपको पता है वो 2022 में है सिर्फ 59%। इसका मतलब दोस्तों धीरे धीरे और देश दूसरी करेंसियों पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, IMF की रिसर्च कह रही है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये होगा दुनिया में पहली बार 1870 के बाद। तो इसका कोई हिस्ट्री या डेटा तो है नहीं जिसके बुनियाद पे हम इसको इवैल्यूएट कर सकें, पर होने की पॉसिबिलिटी साल पर साल तो बढ़ती जा रही है। देखो क्या होगा और क्या नहीं वो आप और हम तो साथ ही देखेंगे और करते रहेंगे इस पे बातचीत। लेकिन दोस्तों एक रूल कभी चेंज नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जो होती हैं और रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो डाउन हो या अप, वो हमेशा रिटर्न देती हैं लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों अगर आपको लगा इस बात में कुछ दम है और इंडिया बन सकता है वर्ल्ड की नेक्स्ट रिजर्व करेंसी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं आपको ऐसे टॉपिक लाके देता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।